तो दोस्तों फाइनली क्रिसमस आने वाला है और इसी पर एक जैसे कई मूवीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हमें एक क्रिसमस रिलेटेड मूवी देखने को मिली है जिसका टाइटल है मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस। जी हाँ दोस्तों, ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी रहने वाली है और OTT पर सीधा हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस एक आगामी अमेरिकी क्रिसमस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रस्टी कुंडिफ ने किया है, जिसे मॉली हल्डमैन और कैमिला रूबिस ने लिखा है। मार्क रॉबर्ट्स ने इसका निर्माण किया है और इसमें क्रिस्टीना मिलियन ने अभिनय किया है। यह नेटफ्लिक्स द्वारा 6 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। आधार: क्रिसमस के समय न्यूयॉर्क शहर में एक महिला क्रिसमस ईव कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए बेताब है। एक गालना: क्रिस्टीना मिलियन, डेवेल एलिस, कोफी सिरिबो, टिमिका तफारी, केलेन एलन, मिच ग्रासी, स्कॉट होइंग, किर्स्टिन माल्डोनाडो, केविन ओलुसोला, मैट सेली। उत्पादन: फिल्म का निर्देशन रस्टी कुंडिफ ने किया है और इसे मॉली हल्देमन और कैमिला रूबिस ने लिखा है। मार्क रॉबर्ट्स ने अपनी कंपनी के तहत इसका निर्माण किया, जबकि साइमन लिथगो और मैट कोल ने कार्यकारी निर्माण किया। क्रिस्टीना मिलियन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है और कार्यकारी निर्माता भी है। दो कलाकारों में कोफी सिरिबो, डेवले एलिस, कैलेन एलन और संगीत समूह पेंटाटोनिक्स भी शामिल है। 3 मुख्य फोटोग्राफी टोरंटो में हुई। 4 मुक्त करना: यह फिल्म 6 नवंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। जॉर्ज आर्थर रस्टी कुंडिफ, जन्म 13 दिसंबर 1960, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्देशक, अभिनेता और लेखक है, जिन्हें फियर ऑफ ए ब्लैक हैट 1993, टेल्स फ्रॉम द हुड 1995 और चैपल शो 2003 से 2006 में उनके काम के लिए जाना जाता है। 1 जीवनी: कुंडिफ का जन्म पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में क्रिस्टीना और जॉन ए कुंडिफ के घर हुआ था। 2 उन्होंने न्यू ऑरलियंस में लोयोला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में धर्म के दर्शन का अध्ययन किया। 1 यूएससी में रहते हुए कुंडिफ ऐतिहासिक रूप से अफ्रीकी अमेरिकी बिरादरी अल्फा फी अल्फा के सदस्य बन गए। 3 उनका विवाह ट्रिना डेविस कुंडिफ से हुआ है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, सिमोन क्रिस्टीना और थेलोनियस जॉन डेविस। 4 फिल्मी करियर: 1982 में यूएससी से स्नातक होने के बाद कुंडिफ ने अभिनय के अवसरों की तलाश करते हुए लॉस एंजल्स में स्टैंड अप कॉमेडी की। 1 उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1985 में डेज ऑफ अवर लाइव्स में थियो कार्वर के रूप में 1 साल तक चली थी। 1 1988 में उन्होंने स्पाइक ली की स्कूल डेज में बिग ब्रदर चकी की भूमिका निभाई। 5 कुंडिफ को अभिनय के अलावा लेखन और निर्देशन को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म पर ली के साथ काम करने के अपने अनुभव से प्रेरणा मिली और 29 साल की उम्र में उन्होंने 1993 की अच्छी तरह से प्राप्त रैप पैरोडी फियर ऑफ ए ब्लैक हैट को लिखा, निर्देशित और अभिनय किया। 6 उन्होंने 1995 की हॉरर एंथोलॉजी टेल्स फ्रॉम द हुड का निर्देशन और सहलेखन किया। उन्होंने 2018 और 2020 में सीक्वल टेल्स फ्रॉम द हुड 2 और टेल्स फ्रॉम द हुड 3 का निर्देशन किया, ऐसी परियोजनाएं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे 20 वर्षों से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट आउट की सफलता ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। 7 1990 के दशक के मध्य में कुंडिफ माइकल मूर की कॉमिक टीवी पत्रिका शो टीवी नेशन के संवाददाता भी थे। 8 2013 में 12 अन्य लोगों के साथ उन्हें एंथोलॉजी कॉमेडी फिल्म मूवी 43 में एक खंड का निर्देशन करने के लिए सबसे खराब निर्देशक का रेजी पुरस्कार मिला। फिल्मोग्राफी: अभिनेता, फिल्म क्रेडिट, वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1984 फन जोन में आपका स्वागत है, मेजबान टीवी फिल्म। 1986 3:15 AM 16। 1987 हॉलीवुड
शफल ऑडिशन, एक्टर बटा गुलाम, एक बटा जॉम्बी पिंप। 1988 स्कूल डेज, बड़ा भाई चकी। 1992 एडी प्रेस्ली रक्षक। 1993 काली टोपी का डर, बर्फ के ठंडे लेखक और निर्देशक भी है। 1995 हुड की कहानियां, रिचर्ड लेखक और निर्देशक भी है। 1997 उछला मोंटेल लेखक और निर्देशक भी है। 2003 डेवोन टेलर शो, बर्फ के ठंडे टीवी फिल्म। 2018 हुड की कहानियां, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर लेखक और निर्देशक भी है। टेलीविजन क्रेडिट, वर्ष दिखाओ, भूमिका नोट्स। 1985 हमारे जीवन के दिन, थियो कार्वर। 1985 अब क्या हो रहा है, जेबी व्हिटनी, एक एपिसोड। 1985 मैकग्रुडर और लाउड नाशपाती की मदिरा, एक एपिसोड। 1990 कुछ 30 छात्र, 5, एक एपिसोड। 2003 चैपल का शो, यस्तुर फेडनुक, डीडीएस बटा रिचर्ड प्रायर, 2 एपिसोड। निदेशक, फिल्म और टेलीविजन निर्देशक, वर्ष पतली परत नोट्स। 1993 काली टोपी का डर। 1995 हुड की कहानियां। 1996 कोई खबर नहीं, एक एपिसोड। 1997 उछला। 2000 स्पिन और मार्टी का नया रोमांच, संदिग्ध व्यवहार टीवी फिल्म। 2005 कुतिया घर। 2006 बर्नी मैक शो, एक एपिसोड। 2006 इतना कुख्यात, एक एपिसोड। 2003 से 2006 चैपल का शो, 25 एपिसोड। 2006 ब्रैंडन टी. जैक्सन शो टीवी फिल्म। 2006 कैंपस लेडीज, एक एपिसोड। 2007 मानव विशालकाय, 3 एपिसोड। 2008 कुछ लोग, 4 एपिसोड। 2008 चॉकलेट समाचार खंड, निर्देशक, 12 एपिसोड। 2009 से 2010 वांडा साइक्स शो खंड, निर्देशक, 21 एपिसोड। 2013 मूवी 43 सेगमेंट, डायरेक्टर, विक्ट्रीज ग्लोरी। 2013 दूसरी पीढ़ी के वेयंस, 3 एपिसोड। 2013 डेवोन टेलर शो टीवी फिल्म। 2013 द हसल, 2 एपिसोड। 2018 हुड की कहानियां, 2 निदेशक। 2020 हुड की कहानियां, 3 निदेशक। 2023 57 सेकंड, निदेशक, क्रिस्टीना मिलियन बटा एमेलायन बटा मिल, EAHN, नी फ्लोरेस, जन्म 26 सितंबर 1981। एक अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री है। जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में जन्मी और मैरीलैंड में पली बड़ी। उन्होंने 19 साल की उम्र में डेफ सोल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2002 में उन्होंने डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज किम पॉसिबल के लिए थीम गीत कॉल मी, बीप मी गाया। मिलियन ने अमेरिकी रैपर जा रूल के 2000 के एकल बिटवीन मी एंड यू से रिकॉर्डिंग की शुरुआत की, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर 11वें स्थान पर पहुंचा, और उसी वर्ष उन्हें डेफ सोल, डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स की एक अब बंद हो चुकी शाखा के साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्हें आइलैंड रिकॉर्ड्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना स्वशीर्षक डेब्यू स्टूडियो एल्बम 2002 जारी किया। घरेलू स्तर पर चार्ट में असफल होने के बावजूद यह अंतर्राष्ट्रीय चार्ट में मामूली रूप से प्रवेश कर गया और बिलबोर्ड हॉट 100 टॉप 40 एकल AM टू PM के नेतृत्व में रहा। उनके दूसरे एल्बम इट्स अबाउट टाइम 2004 ने एकल डिप इट लो फैबोलस के साथ को जन्म दिया, जो चार्ट में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके रिलीज होने के बाद वह आइलैंड से अलग हो गईं। प्रत्येक गीत यूके सिंगल्स चार्ट के शीर्ष 10 में शामिल हुआ। 2 उन्होंने 2008 में अस अगेंस्ट द वर्ल्ड नामक गीत को रिलीज करने के लिए माइस्पेस और इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया। इसके बाद उन्होंने द रीम के रेडियो किला रिकॉर्ड्स और बाद में लिल वेन के यंग मनी एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया, लेकिन बिना किसी रिलीज के दोनों से अलग हो गईं। मिलियन मूल रूप से एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। उनकी पहली मुख्य भूमिका 2003 की फिल्म लव डोंट कॉस्ट ए थिंग में थी, और उसके बाद उन्होंने बी कूल
और 2006 की हॉरर फिल्म पल्स में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। मिलियन ने घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और सीधे डीवीडी पर आने वाली फिल्म ब्रिंग इट ऑन फाइट टू द फिनिश में मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। मिलियन ने एशले बेंसन और चाड माइकल मरे के साथ 2010 की एबीसी फैमिली ओरिजिनल मूवी क्रिसमस क्यूपिड में भी अभिनय किया है। 2015 से 2016 तक उन्होंने सिटकॉम ग्रैंडफादरेड में अभिनय किया। वह एक उद्यमी है और लॉस एंजल्स क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान बेगनेट बॉक्स की सहसंस्थापक और सहमालिक है। 3, 4, 5 प्रारंभिक जीवन। मिलियन, स्पेनिश में मिलियन, का जन्म जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में हुआ था और वह एफ्रो-क्यूबा वंश की है। 6. उसके माता-पिता डॉन फ्लोरेस और कार्मेन मिलियन है। 7, 8, 9 फ्लोरेस ने अपना नाम बदल लिया और अभिनय भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को उतारने की उम्मीद में अपनी मां का पहला नाम, मिलियन, अपना लिया। 10. डैनियल और एलिजाबेथ सहित 3 बहनों में सबसे बड़ी, वह अपने परिवार के साथ जन्म के तुरंत बाद वाल्डोर्फ, मैरीलैंड चली गईं। मिलियन 4 साल की थीं जब उन्होंने शो बिजनेस में रुचि दिखाई। 11. और जब उनके परिवार को पता चला कि वह एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री है, तो उन्होंने मनोरंजन करियर बनाने का दृढ़ संकल्प किया। 12. एक बच्चे के रूप में, मिलियन बहुत कल्पनाशील और बहुत रचनात्मक थीं और टेलीविजन देखना और रेडियो सुनना उनका जीवन बन गया था। उन्होंने उसे मजे करने के लिए प्रेरित किया और उसने अपने माता-पिता को आश्वस्त किया कि वह टीवी के अंदर नहीं रहना चाहती, हालांकि उन्हें समझाने में कुछ समय लगा। 10. जब वह 9 साल की हुई, तब तक मिलियन ने स्थानीय प्रतिभा एजेंसियों के साथ ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। मिलियन की मां ने अपनी बेटी की क्षमता को देखा और अपने पति को छोड़कर अपनी 3 बेटियों के साथ लॉस एंजल्स चली गई। जब मिलियन 13 साल की थी, उनके पिता को मैरीलैंड में रहना पड़ा और इस कदम के तुरंत बाद उनकी मां को तलाक दे दिया। 12. जब मिलियन लॉस एंजल्स चली गई, तो उनकी एकमात्र इच्छा एक अभिनेत्री बनने की थी। वह हमेशा रिकॉर्ड व्यवसाय में रहना चाहती थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग अनुबंध कैसे प्राप्त किया जाए। इस दौरान वह टीना के नाम से डिज्नी चैनल की सीरीज मूवी सर्फर्स की होस्ट थीं। लॉस एंजल्स में 6 महीने रहने के बाद मिलियन उसी अपार्टमेंट परिसर में रहने लगी जहां गीतकार और निर्माता रॉडनी डार्कचाइल्ड जर्किंस रहते थे, जो मिलियन की तरह भी न्यू जर्सी में पैदा हुए थे। जर्किंस ने मिलियन के बारे में एक बॉय बैंड से सुना जिसके साथ वह काम कर रहे थे और एक बार उन्होंने उन्हें गाते हुए सुना, तो उन्होंने साथ काम करना शुरू कर दिया। 1.5 साल तक मिलियन हर दिन एक स्टूडियो में जाती थी और जर्किंस के साथ काम करती थीं। यहीं से उनकी मुलाकात रिकॉर्ड व्यवसाय से जुड़े लोगों से होने लगी। उसने महसूस किया कि उसे एक गीत लिखना होगा, एक डेमो रिकॉर्ड करना होगा और उसे खुद ही भेजना होगा। 14. आजीविका। 2000 से 2002 क्रिस्टीना मिलियन, रिकॉर्ड डील और अभिनय की शुरुआत। मिलियन ने रैपर जा रूल के दूसरे स्टूडियो एल्बम रूल 3:36 2000 में अपनी पहली पेशेवर संगीत उपस्थिति दर्ज की, जिसमें उन्होंने बिटवीन मी एंड यू गीत पर गायन किया। 15. यह गीत 2000 में एल्बम के प्रमुख एकल के रूप में जारी किया गया था, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 11 पर पहुंच गया। 16. और यूके सिंगल्स चार्ट के शीर्ष 30 में शामिल हुआ। 17. मिलियन ने जेनिफर लोपेज के एल्बम जे लो 2001 के ट्रैक प्ले के लिए सहलेखन और गायन किया और गर्ल ग्रुप पीवाईटी के डेब्यू एल्बम पीवाईटी डाउन विद मी 2001 के दूसरे एकल सेम ओल का सहलेखन किया। 15. जा रूल के साथ मिलियन के सहयोग से डेफ सोल रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्ड डील हुई, जो मर्डर इंक रिकॉर्ड्स के साथ उनके जुड़ाव से प्रेरित थी, एक छाप जो डेफ जैम के माध्यम से वितरित की गई थी, जो डेफ सोल रिकॉर्ड्स का मूल लेबल था। उसने स्वीडन की यात्रा की और अपना स्वशीर्षक वाला पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। 10. यह एल्बम 9 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज किया गया। 18.
यह 23वें नंबर पर पहुंच गया और कुल 1,01,986 प्रतियां बिकी। 19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एल्बम नीदरलैंड में 36वें नंबर पर और स्वीडन में 98वें नंबर पर पहुंच गया। 20 एल्बम की घरेलू रिलीज मुख्य रूप से 11 सितंबर के हमलों के कारण रद्द कर दी गई थी। 21 बाद में इसे 9 अक्टूबर 2001 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया। 22, 23, 24 ट्रैक गेट अवे के लिए एक संगीत वीडियो पेरिस में फिल्माया गया था, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर एकल के रूप में जारी नहीं किया गया था। 25 एल्बम के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिश्रित से लेकर आम तौर पर सकारात्मक थी। न्यू म्यूजिकल एक्सप्रेस के इमरान अहमद ने रिकॉर्ड के आधार पर भविष्यवाणी की कि प्रतिभा कुछ एल्बमों से ज्यादा दूर नहीं हो सकती। 26 इसके विपरीत एंटरटेनमेंट.आई के लेखक एंड्रयू लिंच ने सुझाव दिया कि मिलियन को मूल विचारों की आवश्यकता है। 27 मिलियन का मानना था कि जब वह पहली बार जे रूल के साथ दिखाई दी तो जनता ने उनसे एक खास चीज की उम्मीद की, हालांकि वह उस तरह का संगीत रिकॉर्ड करना चाहती थीं जिसके लिए उन्हें साइन किया गया था। उन्होंने कहा कि AM to PM एक अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी जनता को उम्मीद थी। मिलियन ने अपनी रिकॉर्ड कंपनी आइलैंड डेफ जैम के अधिकारियों से संपर्क किया और उनकी छवि को न समझने के लिए उनसे स्पष्ट रूप से भिड़ गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने यह बताकर उनका सम्मान हासिल कर लिया है कि वह अपने संगीत करियर के बारे में गंभीर है। 10 अगले वर्षों में उन्हें ब्रिटिश रैपर रोमियो के साथ युगल गीत इट्स ऑल ग्रेवी ट्रैक पर दिखाया गया, जो यूके सिंगल्स चार्ट पर 9वें स्थान पर पहुंच गया। एक श्रेय कलाकार के रूप में मिलियन का ब्रिटेन में तीसरा शीर्ष 10 हिट बन गया और कुल मिलाकर चौथा 16 हिट डिज्नी चैनल एनिमेटेड श्रृंखला किम पॉसिबल के लिए थीम गीत प्रदान किया, कॉल मी बीप मी। 28 और डफ के क्रिसमस एल्बम सांता क्लॉज लेन 2002 पर हिलेरी डफ के साथ सहयोग किया, गीत आई हर्ड सांता ऑन द रेडियो पर। 29 मैं इस बात से खुश हूं कि मैं कभी भी संगीत में जाने वाली सफल अभिनेत्री नहीं रही, लेकिन अब जब लोग मुझे मेरे संगीत के लिए जानते हैं तो यह निश्चित रूप से मेरे अभिनय करियर के लिए कारगर साबित होगा। मिलियन से उनके संगीत और अभिनय करियर के बारे में बात की। 30 हालांकि मिलियन को उनके गायन करियर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। 30 वह मूल रूप से एक अभिनेत्री बनना चाहती थीं। 13 जब उनसे पूछा गया कि उन्हें गायन या अभिनय में से क्या पसंद है, तो मिलियन ने कहा कि वे दोनों ही मेरे जुनून है, लेकिन ईमानदारी से अगर मुझे चुनना होता तो शायद यह मेरा संगीत होता। मुझे लिखना पसंद है, मुझे सुनना पसंद है, मुझे इसकी चुनौती पसंद है। 13 मिलियन ने यह भी कहा है कि उन्हें स्टेज पर लाइव परफॉर्म करना पसंद है, सबसे बढ़कर यह मेरा पसंदीदा है। 21 मिलियन को पहली प्रमुख अभिनय भूमिका डिज्नी चैनल द्वारा द मिकी माउस क्लब में शामिल होने की पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और मूवी सर्फर में एक रिपोर्टर के रूप में अभिनय करना चुना। 31 इस दौरान उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में छोटी भूमिकाएं निभाई, जिनमें सिस्टर, स्मार्ट गाय, द स्टीव हार्वे शो, गेट रियल, द वूर और अमेरिकन पाई शामिल है। 32 2002 में मिलियन को MTV पर लाइव प्रतिस्पर्धी संगीत श्रृंखला बिकमिंग प्रेजेंट्स वानाबे का होस्ट नियुक्त किया गया, जहां उनकी मुलाकात निर्देशक जोसेफ कान से हुई। कान ने उन्हें फिल्म टॉर्क में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन देने का सुझाव दिया। उनका ऑडिशन सफल रहा और उन्होंने फिल्म में सहायक भूमिका निभाई। मिलियन को युवा लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें युवा लड़कियां अपना आदर्श मानती है, लेकिन आखिरकार आपको खुद बनना होगा और खुद से प्यार करना होगा। 21 मिलियन ने चिल्ड्रन यूनाइटिंग नेशंस चैरिटी के साथ काम किया, जिसमें वे पालक बच्चों की बड़ी बहन थीं। 33 और कहती है कि उनकी पसंदीदा चैरिटी पेनी लेन फाउंडेशन है। 34 मिलियन को युवा बच्चों के लिए रोल मॉडल होने के लिए
एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन की ओर से द रेन फंडरेजर में एक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिलियन ने कहा, मुझे कभी इस तरह से पुरस्कृत नहीं किया गया और कभी इस तरह से स्वीकार नहीं किया गया। यह वास्तव में उनका अच्छा काम था और मुझे खुशी है कि मैं बच्चों के लिए उपस्थित हो पाई। 2005 से 2006 सो अमेजिन और रिकॉर्ड प्रस्थान। जबकि मिलियन के पिछले एल्बमों में पॉप और R&B स्टाइलिंग थी, उन्हें आइलैंड डेफ जैम द्वारा एक नए दर्शकों को लक्षित करने और एक शहरी रिकॉर्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 53 बदलाव की व्याख्या करते हुए मिलियन ने कहा कि उनकी मुख्य समस्याओं में से एक यह थी कि पिछली रिलीज अक्सर मुख्यधारा की सफलता पाती थी, लेकिन शहरी रेडियो पर अपेक्षाकृत असफल होती थी। एक R&B कलाकार के रूप में वह अपने मूल दर्शकों का निर्माण करना चाहती थी, एक सच्चा प्रशंसक आधार जो समय के साथ उसका समर्थन करेगा। अपने करियर की दीर्घायु को बढ़ाने के लिए उसकी शैली परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वापस जाना और अपने मूल दर्शकों को जोड़ना था। 36 अधिक शहरी रिकॉर्ड बनाने के लिए मिलियन के पास निर्माताओं की एक सूची थी जिनके साथ वह काम करना चाहती थी। 36 एले रीड ने मिलियन को सुझाव दिया कि उन्हें कूल एंड ड्रे के साथ काम करना चाहिए। हालांकि मिलियन को मूल रूप से कई अलग-अलग संगीत निर्माताओं के साथ काम करना था, लेकिन उन्हें लगा कि पहले हफ्ते में उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी तत्काल और वास्तविक थी कि उन्हें लगा कि उनके अलावा किसी और के साथ उन्हें इससे बेहतर वाइब नहीं मिल सकता। 54 मिलियन ने एल्बम के अधिकांश निर्माण पर कूल एंड ड्रे के साथ काम किया। 42 एल्बम के 11 ट्रैक में से 10 का निर्माण एक साथ किया। 55 एल्बम 3 महीने की अवधि में पूरा हो गया, जबकि मिलियन के पिछले एल्बम को 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता था। 54 मिलियन का तीसरा स्टूडियो एल्बम सो अमेजिन 16 मई 2006 को जारी किया गया था। 56 एल्बम के प्रमुख एकल से आई में रैपर यंग जीजी थे। 57 एकल ने यूके में चौथे नंबर की शीर्ष स्थिति देखी, 19 और यूएस में 21वां नंबर। 58 सो अमेजिन ने शुरुआत की और बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर 11वें नंबर पर पहुंच गया। 58 अपने पहले सप्ताह में 54,000 प्रतियां और कुल मिलाकर 1,63,000 प्रतियां बेचीं। 52 59 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एल्बम स्विस एल्बम चार्ट पर 55वें नंबर पर, यूके एल्बम चार्ट पर 67वें और फ्रांस एल्बम चार्ट पर 139वें स्थान पर पहुंच गया। 60 सो अमेजिन की समीक्षाएं मिश्रित थीं। आलोचकों ने महसूस किया कि जबकि मिलियन ने दावा किया कि वह अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर रही थी, एल्बम केवल उसकी सतह को खरोंच सकता है कि वह वास्तव में कौन है। 61-62 से आई कि कई आलोचकों ने प्रशंसा की थी और इसे तुरंत उत्तेजक और नशीला बताया था। 61-63 जून 2006 में मिलियन के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि आइलैंड ने उसे छाप से मुक्त कर दिया था। 64 रैपअप के साथ एक साक्षात्कार में मिलियन ने खुलासा किया कि उसके एल्बम के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद उसे हटा दिया गया था। गायिका का मानना था कि यह बजट कटौती थी और आइलैंड डेफ जैम लेबल में रिहाना पर अधिक पैसा खर्च करना चाहता था। मिलियन ने बाद में रिहाना के हिट सिंगल SOS को भी ठुकरा दिया। 65-53-66 डेफ जैम छोड़ने के बाद मिलियन ने अपना पहला संकलन एल्बम द बेस्ट ऑफ क्रिस्टीना मिलियन 2006 जारी किया। 67 2007 से 2010 पलायन और अंतराल। मिलियन ने 2008 में माइस्पेस रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 52 उन्होंने कूल एंड ड्रे, JR रोटेम, द रनर, डांजा, टेरी मेडसाइंटिस्ट थॉमस, टी-पेन, जिम जोंसन और टोबी गैड सहित कई अलग-अलग निर्माताओं के साथ स्टूडियो में गाने लिखना और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। 52 मिलियन को रैपअप के 2008 के शीतकालीन अंक के कवर पर दिखाया गया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि एल्बम का शीर्षक ड्रीम इन कलर था। बाद में इसका नाम बदलकर एलोप कर दिया गया। 69 अक्टूबर 2008 में एक एकल रिलीज किया गया, गाथा गीत अस अगेंस्ट द वर्ल्ड।
इसे मिलियन ने लिखा था और मैड साइंटिस्ट ने इसका निर्माण किया था। मिलियन द्वारा सिनेमाई पावर गाथा गीत के रूप में वर्णित एकल का प्रीमियर 6 अक्टूबर 2008 को माइस्पेस के माध्यम से हुआ। 52 मिलियन ने महसूस किया कि मैड साइंटिस्ट ने अस अगेंस्ट द वर्ल्ड का निर्माण करते हुए मुझसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया और मेरे गायन के साथ वास्तव में कुछ अद्भुत चीजें करने में सक्षम थे। 70 उपर्युक्त निर्माताओं के साथ गाने रिकॉर्ड करने के बाद मिलियन ने संगीत से ब्रेक लिया और ब्रिंग इट ऑन फाइट टू द फिनिश का फिल्मांकन शुरू किया। जब मिलियन संगीत में लौटीं तो उन्होंने अपने एकल अस अगेंस्ट द वर्ल्ड को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया और इसका संगीत वीडियो शूट किया। तब से मिलियन ने कहा कि वह एल्बम में जो होना चाहिए उसके साथ थोड़ी अधिक सावधान हो गई और रिकॉर्डिंग फिर से शुरू कर दी। 34 एल्बम के लिए रिकॉर्ड किए गए गानों में 1990 के दशक का मैडोना शैली का गाथा गीत स्टे, यूरोक्लब रिकॉर्ड टग ऑफ वॉर और फील गुड गाना डायमंड्स शामिल थे। 52 जिसमें काने वेस्ट शामिल थे। 71 अन्य विशेषताओं में कूल एंड ड्रे द्वारा निर्मित ट्रैक ब्लिसफुल पर रिक रॉस, 72 और पिटबुल शामिल थे। 73 2009 की शुरुआत में मिलियन ने द रीम, ट्रिकी स्टीवर्ट और लॉस द मेस्ट्रो के साथ काम करना शुरू किया। 69 जिसके कारण उन्होंने रेडियो किला रिकॉर्ड्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 74 मिलियन ने खुलासा किया कि अस अगेंस्ट द वर्ल्ड के अलावा द रीम और ट्रिकी स्टीवर्ट उनके एल्बम के सभी गानों का निर्माण करेंगे। 34 मार्च 2009 में मिलियन ने एल्बम का शीर्षक बदलकर एलोप कर दिया। एल्बम के शीर्षक परिवर्तन के बारे में मिलियन ने समझाया, एलोप की परिभाषा किसी के प्रिय के साथ गुप्त रूप से भाग जाना है। यह अगला एल्बम खुद की जिम्मेदारी लेने और अपने फैसले खुद लेने के बारे में है। 69 जून 2009 में द ड्रीम ने कहा कि एल्बम समाप्त हो गया था। 75 उन्होंने कहा कि प्रशंसक बहुत सारे मजबूत शक्तिशाली गानों के साथ एक शानदार ध्वनि की उम्मीद कर सकते हैं। शानदार टेम्पो, R&B और पॉप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर और 2 बड़े गीत। 76 अगस्त 2009 में मिलियन ने पुष्टि की कि उन्होंने इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के माध्यम से एलोप को रिलीज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 77 2010 की रिलीज तिथि के साथ मूल रूप से 2009 में रिलीज होने के लिए निर्धारित। ट्रिकी स्टीवर्ट ने देरी को स्पष्ट करते हुए कहा, हमने अभी-अभी अपने लेबल सौदे किए हैं, इसलिए इनमें से कुछ परियोजनाओं में देरी का कारण तकनीकी और उस प्रकृति की चीजों से जुड़ा था। मिलियन की द ड्रीम से शादी और उसकी गर्भावस्था के कारण एल्बम में और देरी हुई है। 78 जनवरी 2010 में मिलियन ने कहा कि वह अधिक सामग्री रिकॉर्ड करने के लिए गर्मियों में वापस स्टूडियो जा रही थी। हालांकि जब मिलियन ने अपनी गर्भावस्था के लिए छुट्टी ली थी, तब एल्बम पहले ही समाप्त हो चुका था। वह वापस जाना चाहती थी और कुछ संगीत को फिर से बनाना चाहती थी और कुछ नए गाने बनाना चाहती थी और अपनी नई प्रेरणा खोजना चाहती थी। 79 अक्टूबर 2009 में ट्रिकी स्टीवर्ट ने कहा कि एक और एकल का चयन किया जाना बाकी है और यह एलोप का पहला एकल होगा। 78 पहले सिंगल के लिए रिपोर्ट किए गए विकल्पों में जिपर, आई एम ए चीट, 80 और सुपरसोनिक शामिल है। 81 2003 से 2004 इट्स अबाउट टाइम और अभिनय जारी रखा। मेरे पिछले एल्बम का पहला सिंगल AM to PM बच्चों के लिए था, बहुत पॉप था। यह नया सिंगल ज्यादा R&B है, एक तरह का क्लब पार्टी जैसा माहौल है और मैं इसे लेकर उत्साहित हूं क्योंकि यह मेरा नया रूप है। मैं अब 22 साल का हूं और मुझमें कुछ परिपक्वता आ गई है और लोगों के लिए यह बदलाव देखना अच्छा है। मिलियन ने एल्बमों के बीच अपने विकास पर बात की। 35 मिलियन को लगा कि आइलैंड डेफ जैम इस बात को लेकर उलझन में था कि वे उसकी छवि को कैसे चित्रित करना चाहते हैं। एक पल वह युवा थी और AM to PM गा रही थी और अगले ही पल वह एक वयस्क महिला थी जो गेट अवे गा रही थी। उसने महसूस किया
कि इस परिवर्तन ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया और यह कि कोई भी इसे खरीद नहीं रहा था। 2003 में मिलियन के लेबल डेफ सोल ने बाद में अपने डेफ सोल क्लासिक्स गुट के तहत R&B के दिग्गजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। डेफ सोल को बाद में 2011 में अपने मूल डेफ जैम में शामिल कर लिया गया। हालांकि बाद में मिलियन को बेहेन लेबल आइलैंड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। अपने डेब्यू एल्बम के अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के बाद मिलियन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में वापस चली गईं। गायिका को लगा कि संगीत के रुझान रॉक संगीत, हार्डकोर हिप हॉप और श्रद्धांजलि गीतों में बदल गए। 21 मिलियन ने दुनिया भर की यात्रा की। लोकप्रिय निर्माताओं ब्लडशाई एंड अवंत, डार्क चाइल्ड, कोरी रूनी, वॉरेन कैंपबेल, ब्रायन माइकल कॉक्स और पोली पॉल के साथ काम किया। 37 मिलियन का दूसरा स्टूडियो एल्बम इट्स अबाउट टाइम 13 जुलाई 2004 को अमेरिका में रिलीज किया गया था। 38 एल्बम के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। क्लब ट्रैक, विशेष रूप से प्रमुख एकल डिप इट लो की प्रशंसा की गई, जबकि गाथा गीतों को निराशाजनक कहा गया। 39 एल्बम की शैली और ध्वनि की तुलना कई आलोचकों द्वारा बेयोंसे और जेनिफर लोपेज से की गई थी। 41 मिलियन ने बाद में स्वीकार किया कि डिप इट लो और पूरे एल्बम के लिए उनकी नई सेक्सी छवि मुख्य रूप से शॉक वैल्यू के लिए थी। उसे अमेरिकी बाजार में वापस अपना रास्ता बनाना था और एक सेक्सी छवि चुनकर उसने अपने लिए एक नाम बनाया। डिप इट लो का मतलब यह भी दिखाना था कि वह AM to PM वीडियो में वही 18 वर्षीय लड़की नहीं थी जेनेट जैक्सन, जो लगातार अपनी छवि बदलती रहती थी। से प्रेरणा लेते हुए मिलियन ने मन ही मन सोचा, मुझे जेनेट जैक्सन सबसे ज्यादा कब पसंद आई? वह तब था जब उन्होंने अपने बाल हल्के करवाए थे। 10 मिलियन का मानना था कि उनके बबलगम पॉप डेब्यू एल्बम की तुलना में यह एल्बम अधिक R&B था। 11 यह परिवर्तन एल्बम के प्रमुख एकल डिप इट लो में परिलक्षित हुआ, जो कि उनके पिछले पॉप रिलीज AM to PM की तुलना में अधिक क्लब और R&B ट्रैक था। 35 मिलियन ने अपने एल्बम को बढ़ावा देने के लिए अशर के ट्रुथ टूर पर एक शुरुआती अभिनय के रूप में प्रदर्शन किया। 30 एल्बम की शुरुआत हुई और यह बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर 14वें स्थान पर और यूके में 21वें स्थान पर पहुंच गया। कुल मिलाकर क्रमशः 3,82,000 और 63,708 प्रतियां बिकीं। 19, 42 और 2005 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन R&B एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 43, 44, 45 डिजिटल बिक्री के लिए सिंगल को RIA द्वारा गोल्ड प्रमाणित किया गया। 46 और बेस्ट रैप संग कोलैबोरेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। 43 एल्बम का दूसरा और अंतिम सिंगल व्हाटएवर यू वांट, जिसमें जो बुडेन शामिल थे, लीड सिंगल की सफलता को दोहराने में विफल रहा। हालांकि व्हाटएवर यू वांट अन्य देशों में अधिक सफल साबित हुआ, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, जहां यह गाना अक्टूबर 2004 में यूके सिंगल्स चार्ट पर 9वें स्थान पर पहुंच गया। 47 मिलियन ने जॉन ट्रेवोल्टा और उमा थुरमन के साथ गेट शॉर्टी की अगली कड़ी बी कूल 2005 में अभिनय किया। 30 और इसके साउंड ट्रैक के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए। 48 फिर उन्हें हॉरर फिल्म पल्स में मुख्य भूमिका में लिया गया, जिसमें क्रिस्टन बेल और इयान सोमरहेल्डर के साथ अभिनय किया। यह फिल्म जापानी फिल्म कायरो 2001 की रीमेक थी और इसे वेस क्रेवन और रे राइट द्वारा रूपांतरित किया गया था। 49 फिल्मांकन रोमानिया में हुआ, जो मिलियन के लिए एक दर्दनाक समय था, जहां उन्होंने नस्लीय दुर्व्यवहार सहा और पाया कि प्रेमी निक कैनन उन्हें धोखा दे रहा है। 50 मिलियन 2 वीडियो गेम में भी दिखाई दी है। डेफ जैम वेंडेटा 2003, जहां वह 51 और वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड अंडरकवर 2008 में मुख्य महिला किरदारों में से एक कार्मेन मेंडेज के रूप में। 52 मिलियन को एल्बम को पूरा करने के लिए जुलाई 2010 में रिकॉर्डिंग फिर से शुरू करनी थी। हालांकि मिलियन ने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना।
87 अलगाव के बावजूद मिलियन और द रीम ने एक साथ काम करना और एक साथ लिखना जारी रखा। 88 2010 के लॉस एंजल्स फैशन वीक में मिलियन ने जिपर और डिप इट लो का प्रदर्शन किया। मिलियन ने 2008 से चौथे स्टूडियो एल्बम पर काम किया है, लेकिन इसकी रिलीज में अक्सर देरी हुई है। 8-9-2010 के अमेरिकी संगीत पुरस्कारों में उन्होंने कहा कि यह 2011 में तैयार होगा। 9 जून 2011 में द जैकी बॉयज के साथ उनका सहयोग मेमोरी शीर्षक से जापान में रिलीज किया गया था। 9 एनबीसी ने 27 अक्टूबर को घोषणा की कि मिलियन द वॉयस के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया संवाददाता के रूप में काम करेंगी। यह भूमिका, जो पहले एलिसन हेस्लिप के पास थी, मिलियन ने लाइव प्रसारण के दौरान नियमित रूप से दिखाई। वह फेसबुक, ट्विटर, NBC.com और NBC लाइव के माध्यम से प्रशंसकों के साथ बातचीत भी करेंगी। 93 उन्होंने तब से शो छोड़ दिया है। 94 12 फरवरी 2012 को लिल वेन ने कहा कि क्रिस्टीना मिलियन यंग मनी में शामिल हो गई है। अगले दिन मिस्टर वैलेंटाइन नामक एक गीत इंटरनेट पर लीक हो गया। 95 मिलियन ने 97.1 AMP रेडियो पर कार्सन डेली को बताया, हाँ, मैंने यंग मनी के साथ अनुबंध किया है। यह बहुत बढ़िया था। इस सप्ताहांत हमने एक बड़ी पार्टी की, एक बड़ी YMCMB पार्टी, और ड्रेक प्रदर्शन कर रहे थे और हम सभी मंच पर थे और वेन वहां पहुंचे और उन्होंने खुद इसकी घोषणा की और इसलिए मैं आश्चर्यचकित था और मैंने सोचा, ओह माय गॉड, यह बहुत बढ़िया है। मिलियन वर्तमान में अपना चौथा एल्बम रिकॉर्ड कर रही है। हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले ही आधे रास्ते पर पहुंच चुकी हूं और जब मेरी मां और मैं वेन के पास गए और हमने उन्हें दूसरे गीत का कुछ संगीत सुनाया, तो उन्होंने कहा, मुझे यह पसंद है, चलो यह सौदा करते हैं। मेरे पास कुछ संगीत है जो पहले से ही इसमें शामिल होने जा रहा है और दूसरा भाग मैं अब उनके साथ काम कर रहा हूं। जब उन्होंने थोड़ी पृष्ठभूमि की जांच की तो उन्होंने गीत लेखन भी देखा, उस तरह की सभी चीजें जो ऊपर से जुड़ती है। ठीक है, वह एक अभिनेत्री है, उसका चेहरा सुंदर है, वह वास्तव में गा सकती है, लेकिन यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक गीतकार है। मुझे लगा कि यह अच्छा था कि उन्होंने यह भी देखा। वे सभी एक दूसरे के रिकॉर्ड पर आते हैं, इसलिए मुझे बस इतना करना है कि सभी के साथ घर पर रहें और हम बस बहुत सारे फीचर करेंगे। 96 मिलियन ने 2012 में मर्सिडीज बेंज फैशन वीक स्विम में डिजाइनर निकोल डी रोको के साथ साझेदारी में अपनी स्विमवियर लाइन हवाना नाइट्स की शुरुआत की। अक्टूबर 2012 में एक साक्षात्कार के दौरान मिलियन ने अपने यंग मनी डेब्यू के बारे में बात की। वेन को अपने कलाकार मिल जाते हैं, जो बहुत बढ़िया है। मैकमेन से लेकर वेन तक सभी के साथ मेरा एक व्यावसायिक संबंध है। वे इस परियोजना में बहुत शामिल है, जहां तक संगीत लाने, गाने बजाने, बस अपना इनपुट देने की बात है। मैं वास्तव में सही सिंगल चुनना चाहती हूं। मुझे संगीत के क्षेत्र में आए हुए 1 सेकंड हो गया है, इसलिए मैं असफल नहीं होना चाहती और मैं असफलता में विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं बस नई चीजों को आजमाती हूं और टुकड़ों का पता लगाती हूं। यही एक चीज है जो वेन के बारे में बहुत बढ़िया है। वह कहते हैं, विभिन्न निर्माताओं के साथ काम करे, अपना समय ले, लेकिन साथ ही नई चीजों को आजमाएं, एक ही चीज पर अटके न रहें। 97 जुलाई 2013 में यह पता चला कि द वॉयस के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। 98 गर्मियों में उन्होंने स्टैफोर्ड ब्रदर्स और लिल वेन के साथ एकल हेलो पर सहयोग किया, जो बिलबोर्ड डांस चार्ट पर टॉप 15 पर पहुंच गया। 99 सितंबर 2013 में मिलियन डांसिंग विद द स्टार्स सीजन 17 की प्रतियोगी बनी। वह पेशेवर डांसर मार्क बल्लास के साथ जोड़ीदार थीं। 100 वह 5वें सप्ताह में बाहर हो गई, 9वें स्थान पर रही। जुलाई 2014 में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने
टीना टर्नप नामक मिक्सटेप पर काम शुरू कर दिया है। 101 नवंबर 2014 में उन्होंने लिल वेन के साथ उनके एकल स्टार्ट ए फायर पर सहयोग किया। 102 जिसे उन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में प्रस्तुत किया। 103 2015 वर्तमान टीना टर्नप नए उद्यम और संगीत पर पुनः ध्यान। मिलियन फीनिक्स एरिजोना में फीनिक्स कन्वेंशन सेंटर में 2016 एरिजोना अल्टीमेट महिला एक्सपो में बोलते हुए 18 जनवरी 2015 को मिलियन ने अपना रियलिटी शो क्रिस्टीना मिलियन टर्नड अप शुरू किया। 104 यह श्रृंखला क्रिस्टीना, उसकी मां कार्मेन और उसकी दो बहनों डेनियल और लिज फ्लोरेस के दिन प्रतिदिन के जीवन का अनुसरण करती है। इसे अप्रैल में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 105 जिसका प्रीमियर नवंबर 2015 में हुआ था। 106 मार्च में उसने रिबेल 107 और वी इज नॉट वरीड के साथ एकल की एक जोड़ी जो उसकी रियलिटी सीरीज में पूर्वावलोकन की गई थी जारी की। 108 जिसमें से बाद वाले का उपयोग उसकी वीआर पॉप कल्चर कपड़ों की लाइन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 109 जुलाई में उसने घोषणा की कि वह पान ट्रैक ईपी और वीडियो सेट जारी करने जा रही है। 110 उसी महीने उन्होंने 2015 अमेरिका फेस्ट में राष्ट्रगान गाया और स्नूप डॉग के साथ एक नए एकल लाइक मी का प्रीमियर किया। 111 कुछ महीने बाद उन्होंने लिल वेन के साथ एक और एकल डू इट रिलीज किया और ईपी का शीर्षक बदलकर लाइक मी कर दिया। 112 उनका ईपी 4 दिसंबर 2015 को रिलीज किया गया था, जिसमें एक में 4 ट्रैक और संगीत वीडियो शामिल है। 113 2016 में उन्होंने डांस ट्रैक वी ओन द नाइट पर सो सॉलिड क्रू के एमसी हार्वे के साथ सहयोग किया, जिसका प्रीमियर 12 अगस्त 2016 को हुआ। 114 115 जून 2017 में वह फॉक्स टेलीविजन शो सुपरह्यूमन में जज पैनलिस्ट के रूप में दिखाई दी। 116 117 118 119 सुपरह्यूमन में ऐसे प्रतियोगी शामिल होते हैं जिनके पास स्मृति, श्रवण, स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि आदि जैसे क्षेत्रों में एक विशिष्ट लगभग सुपरह्यूमन क्षमता होती है और उन्हें $50,000 का भव्य पुरस्कार जीतने के लिए अपने असाधारण कौशल को आगे बढ़ाने की चुनौती दी जाती है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फॉलिंग इन लव 2019 में अभिनय किया, जिसमें एडम डेमोस भी थे। फॉलिंग इन लव पहली नेटफ्लिक्स फिल्म थी जिसे पूरी तरह से न्यूजीलैंड में शूट किया गया था। 120 2023 में वह नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस में कार्यकारी निर्माता के रूप में और कलाकारों का नेतृत्व करने के लिए शामिल हुई। 121 उद्यमशीलता मिलियन अपनी मां और मैनेजर कार्मेन मिलियन के साथ साथ अपने प्रचारक रॉबिन सैंटियागो के साथ विवा दिवा वाइन 122 123 124 की सहमालिक है। 125 व्यक्तिगत जीवन विरासत मिलियन को एफ्रोलैटिना होने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 126 127 उन्होंने कहा, मैं क्यूबा का हूं, लेकिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि मैं भी भूरे रंग का था। लैटिनो सभी रंगों, सभी शेड्स में आते हैं। आपको मेरी मां और उनके भाइयों और बहनों को देखना चाहिए। हम बस रंग, आकार और साइज में अलग अलग है, लेकिन हम अभी भी लैटिनो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते और बच्चे मिलियन ने 2003 में अपनी फिल्म लव डोंट कॉस्ट ए थिंग के सेट पर अभिनेता निक कैनन से मुलाकात की और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। 130 ढाई साल तक साथ रहने के बाद मिलियन ने 2005 में कैनन के साथ अपने रिश्ते को उसकी धोखाधड़ी के कारण समाप्त कर दिया। 131 कैनन ने खुलासा किया कि उसने मिलियन के प्रति वफादार रहने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका रिश्ता ईसाई रोमांस जैसा बन रहा था। 132 जब कैनन ने 30 अप्रैल 2008 को मारिया कैरी से शादी की, तो मिलियन ने कहा, उस समय अतीत में मैंने जो भी महसूस किया था, उससे परे
मैं वास्तव में उसे माफ करती हूं और मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूं। 133 2006 में सो अमेजिन के निर्माण के बाद मिलियन ने प्रोडक्शन ग्रुप कूल एंड ड्रे के आंद्रे लियोन को डेट करना शुरू किया। 134 यह जोड़ी फरवरी 2009 तक डेट करती रही, फिर उन्होंने ब्रेक पर जाने का फैसला किया। मिलियन ने कहा कि वे अभी भी बहुत करीब थे और उन्होंने अलग होने का फैसला किया क्योंकि जब आप दो अलग-अलग तटों पर रहते हैं तो एक साथ बढ़ना मुश्किल होता है। गायिका अधिक अवसरों का लाभ उठाना चाहती थी और अपने बारे में अधिक जानना चाहती थी, जिसे वह अक्सर रिश्ते में होने पर छोड़ देती थी, लेकिन उसे लगा कि वह अभी या कभी नहीं वाली स्थिति में थी। मिलियन ने लियोन को एक अद्भुत व्यक्ति के रूप में वर्णित किया और कहा कि हालांकि भविष्य में जोड़े के लिए एक मौका था, उसे खुद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। 135 फरवरी 2009 में रिपोर्टें सामने आईं कि मिलियन संगीतकार द रीम को डेट कर रही थीं। 136 137 मई 2009 के अंत में यह बताया गया कि मिलियन और द रीम शादी कर रहे थे। 138 और इस जोड़े ने जून में लास वेगास में अपनी सगाई की पार्टी मनाई। 139 4 सितंबर 2009 को मिलियन और द रीम ने भागकर शादी कर ली और लास वेगास, नेवादा में लिटिल व्हाइट चैपल में शादी कर ली। 140 एमटीवी ने बताया कि मिलियन और द रीम रोम, इटली में फिर से शादी करेंगे और फिर परिवार और दोस्तों के सामने अमेरिका में अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत करेंगे। 141 11 सितंबर 2009 को यह घोषणा की गई कि मिलियन और द रीम एक साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। यह जोड़ी उस वर्ष सितंबर में अपनी शादी के केवल 3 महीने बाद 2009 के अंत में अलग हो गई। 142 26 फरवरी 2010 को मिलियन ने एक बेटी वायलेट मैडिसन नैश को जन्म दिया, जिसके बारे में कहा गया था कि उसके सिर पर पूरे बाल है। यह मिलियन का पहला बच्चा था और द रीम का चौथा, जिसकी पूर्व पत्नी नीविया से 3 बच्चे थे। 143 144 एक कैथोलिक के रूप में उसने अपनी बेटी को धर्म में बपतिस्मा दिया। 145 उसके और द रीम के अलग होने के 2 साल बाद 23 अक्टूबर 2011 को उनका तलाक अंतिम रूप से हो गया। 146 सितंबर 2010 में मिलियन ने रैपेलॉट रिकॉर्ड्स के संस्थापक और सीईओ इम्प्रेसारियो जेम्स प्रिंस के बेटे जेम्स जैस प्रिंस जूनियर के साथ डेटिंग शुरू की। 147 अप्रैल 2013 में मिलियन और प्रिंस ने सगाई कर ली। 147 हालांकि वह 19 जून 2014 को दंपति के घर से बाहर चली गई और दंपति ने अपनी सगाई तोड़ दी। 148 जुलाई 2014 में यह अफवाह थी कि वह रैपर लिल वेन को डेट कर रही थी, जिसके साथ वह ESPY अवार्ड्स में शामिल हुई थी। 149 बाद में उन्होंने 2015 के मध्य में अपने रिश्ते की पुष्टि की। 150 जिसके बाद उन्हें अपने अंतःसंबंधित पूर्व प्रेमियों, गायक नीविया, 151 और गीतकार द रीम से आलोचना मिली। 152 विभिन्न एकल, वीडियो और संगीत कार्यक्रम की तारीखों पर सहयोग करने के बाद वे अगस्त 2015 में अलग हो गए। 153 154 मिलियन 2017 से फ्रेंच सिंगर एम पोकोरा के साथ रिलेशनशिप में है। 155 जुलाई 2019 में दंपति ने घोषणा की कि वे एक साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 156 157 उनके पहले बेटे यशायाह का जन्म जनवरी 2020 में हुआ था। 158 दिसंबर 2020 में दंपति ने घोषणा की कि वे एक साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 159 और एक फ्रांसीसी पत्रिका ने बताया कि वे उस महीने शादीशुदा भी थे। 160 अप्रैल 2021 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे केना का स्वागत किया। 161 कलात्मकता मिलियन के पास सोप्रानो वोकल रेंज है। 162 आलोचकों द्वारा उनकी गायन शैली की तुलना पाउला अब्दुल और आलिया से की गई है। 163 164 मैक्सिम के डेविड पीसनर ने
उनकी प्रतिभा पर टिप्पणी की और उनकी आवाज को रेशमी और चुलबुली बताया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में मिलियन मुख्य रूप से एक शहरी पॉप और किशोर पॉप गायिका थीं, लेकिन जैसे जैसे वह परिपक्व होती गई और बड़ी होती गई, उनकी आवाज बाद में उनके 2 रिलीज इट्स अबाउट टाइम और सो अमेजिन में एक अधिक हिप हॉप, सोल और स्ट्रेट फॉरवर्ड R&B ध्वनि में बदल गईं। 165 166 मिलियन ने एल्बम की ध्वनि को अच्छी पॉप धुनों के साथ हिप हॉप अंडरटोन के रूप में वर्णित किया। 167 और बाद में कहा कि एल्बम की शैली बबलगम पॉप थी। 168 उन्होंने लीड सिंगल AM 2 PM को बहुत पॉप और मजेदार पार्टी क्लब गीत के रूप में वर्णित किया। 35 167 एल्बम की शैली को एक आलोचक ने हल्के फुल्के ऊर्जावान R&B पॉप धुनों के रूप में वर्णित किया था। 27 ध्वनि की दृष्टि से एल्बम को ब्रिटनी स्पीयर्स और क्रिस्टीना एग्विलेरा के शरबत स्नोर्टिंग पॉप फॉर्मूले से सख्ती से चिपके रहने के लिए कहा गया था। 26 एक समीक्षक ने मिलियन की तुलना उनकी पीढ़ी की अन्य गायिकाओं से की और पाया कि जबकि स्पीयर्स आई लव रॉक एंड रोल के साथ कामुक हो गई है, क्रिस्टीना एग्विलेरा स्ट्रिप्ड पर नीचे और गंदे है, और यहाँ तक कि साफ-सुथरी मैंडी मूर ने भी अपने बालों को फेलिसिटी शैली में बेधड़क काट लिया है। मिलियन अभी भी युवा और वास्तविक लगती है। आलोचक ने मिलियन की तुलना बेयोंसे से भी की, जबकि बेयोंसे क्रेजी इन लव पर पागलों की तरह अपने आकर्षक शरीर को हिला रही है, मिलियन बस एक युवा स्टार बनने का आनंद ले रही है। 169 मिलियन ने अपने बबलगम पॉप डेब्यू एल्बम की तुलना में इट्स अबाउट टाइम की शैली को अधिक R&B बताया। 168 अपने प्रमुख एकल के बीच शैली के परिवर्तन पर चर्चा करते हुए मिलियन ने कहा कि मेरे पिछले एल्बम AM 2 PM का पहला एकल बच्चों के लिए ज्यादा था, बहुत पॉप, डिप इट लो, ज्यादा R&B है, एक तरह का क्लब पार्टी जैसा माहौल। 35 मिलियन को एल्बम के साथ एक समस्या यह थी कि यह प्रवाह नहीं था। उन्होंने पाया कि उस एल्बम में विभिन्न पॉप और शहरी प्रभावों ने दर्शकों को भ्रमित कर दिया। अपने अगले स्टूडियो एल्बम के लिए मिलियन ने कहा कि वह अधिक सुसंगत अनुभव चाहती थीं। 170 अन्य उद्यम 2010 में मिलियन ने ऑस्ट्रेलियाई गायकों केसी ओसबोर्न और केल्सी मैरी को अपना मैनेजर नियुक्त किया। मिलियन ने कहा, इन लड़कियों में वह सब कुछ है जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जोड़ी बनने के लिए चाहिए। दुनिया निश्चित रूप से इन खूबसूरत लड़कियों को मंच पर देखने और स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह जोड़ी उनके द्वारा काम किया गया सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट था। डिस्कोग्राफी मुख्य लेख क्रिस्टीना मिलियन डिस्कोग्राफी क्रिस्टीना मिलियन 2002 इट्स अबाउट टाइम 2004 सो अमेजिन 2006 नानाकोफी सिरिबो जन्म 2 मार्च 1994 एक अमेरिकी अभिनेता और मॉडल है। उन्हें टेलीविजन सीरीज क्वीन शुगर 2016 से 2022 में राल्फ एंजेल बोर्डेलन की भूमिका के लिए जाना जाता है। वह द लॉन्गर शॉट्स 2008 और गर्ल स्ट्रिप 2017 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। जीवन और कैरियर नानाकोफी सिरिबो का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में कोशी मिल्स और क्वामे सिरिबो के घर हुआ था। वह मछले बच्चे है और उनके 2 भाई हैं, अभिनेता क्वामे बोटेंग और क्वेसी बो के। एक मॉडल के रूप में सिरिबो ने विल्हेल्मिना मॉडल्स और विजन लॉस एंजिल्स के साथ अनुबंध किया। उन्होंने फिल्म द लॉन्गर शॉट्स 2008 से अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। बाद में वे प्रोम 2011, व्हिप्लैश 2014 और स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन 2015 फिल्मों में दिखाई दिए। टेलीविजन पर उन्होंने 2014 से 2015 तक कॉमेडी ड्रामा सीरीज अवेकवर्ड में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2016 से सिरिबो ने ड्रामा सीरीज क्वीन शुगर में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और लगातार 3 नाक इमेज अवार्ड नामांकन प्राप्त किए। 4, 5, 6 बाद में उन्हें हिट फिल्म गर्ल स्ट्रिप
2017 में कास्ट किया गया। 7. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2003 अजीब और आकर्षक बेंजामिन लघु फिल्म। 2008 द लॉन्गर शॉट्स जेवी हॉल। 2009 40 किशोर गॉडविल। 2011 प्रॉम अधिकतम। 2014 मोच ग्रेग। 2015 स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन ब्लॉक डूड नॉट्स माइकल लघु फिल्म। 2016 किक फ्लैको। 2017 लड़कियों की यात्रा मलिक। 2018 कूदना जिगी लघु फिल्म। 2020 वास्तविक प्रेम यशाया। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2007 दल किशोर बिना श्रेय एपिसोड डॉग डे आफ्टरनून। 2009 लिंकन हाइट्स जेजे एपिसोड बुली फॉर यू। 2012 सीएसआई अपराध स्थल जांच जेम्स न्यूमैन एपिसोड फॉलन एंजल्स। 2014 15 अजीब टाइलर मिलर आवर्ती भूमिका 11 एपिसोड। 2016 हिमपात केविन हैमिल्टन एपिसोड पायलट। 2016 से 2022 क्वीन शुगर राल्फ एंजेल बोर्डेलोन मुख्य भूमिका 76 एपिसोड। 2021 असुरक्षित क्रेनशॉन एपिसोड विकास ठीक है। देवाले एलिस जन्म 2 अप्रैल 1984 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी अभिनेता और पूर्व अमेरिकी फुटबॉल वाइड रिसीवर गायक और रैपर है। उन्हें 2006 में डेट्रॉयट लायंस द्वारा एक अनड्राफ्टेड फ्री एजेंट के रूप में साइन किया गया था। उन्होंने हॉफस्ट्रा में कॉलेज फुटबॉल खेला। एलिस ने कम उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था और 2013 में वह टॉमी के किरदार के रूप में फिल्म फुल सर्कल में थे। 2016 में उन्होंने अपनी पत्नी खादीन के साथ ए पीस ऑफ मी में शानदार प्रदर्शन किया। 2015 में एलिस ने टाइलर पेरी स्टूडियो के साथ एक अनुबंध हासिल किया और बीईटी कॉमेडी ड्रामा सीरीज सिस्टास और इसके स्पिन-ऑफ जितिमा में जैक टेलर के रूप में अभिनय करना शुरू किया। प्रारंभिक जीवन। देवले एलिस ट्रॉय और करेन एलिस के बेटे हैं। उनका एक भाई ब्रायन और एक बहन तोरी है। देवले ने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जेम्स मैडिसन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला। मैडिसन में अपने वरिष्ठ वर्ष में उन्होंने पब्लिक स्कूल एथलेटिक लीग में धूम मचा दी। वह कैच के लिए शीर्ष 10 में थे और एक वाइड रिसीवर द्वारा किए गए टचडाउन के लिए शीर्ष 10 में थे। उन्होंने सल ऑल स्टार गेम में भी खेला। सीजन के दौरान उन्होंने देवले शो टाइम एलिस का उपनाम अर्जित किया। उन्होंने हॉफस्ट्रा विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां वह न्यू ऑरलियंस संतों के व्यापक रिसीवर मार्क्स कॉलस्टन के साथी थे। एलिस ने 2207 गज 12.5 प्रति कैच औसत के लिए 176 कैच और 22 टचडाउन के साथ अपना करियर समाप्त किया। 2005 में एक वरिष्ठ के रूप में उन्होंने 943 गज और 5 टचडाउन के लिए 74 रिसेप्शन के साथ हॉफस्ट्रा का नेतृत्व किया। वे रिसेप्शन में अटलांटिक 10 में दूसरे स्थान पर, गज प्राप्त करने में तीसरे और सभी उद्देश्य गज 103.8 गज प्रति गेम में 9वें स्थान पर थे। एक जूनियर के रूप में कॉलस्टन के चोटिल होने के कारण पूरे सीजन बाहर रहने के बाद एलिस ने 74 कैच के साथ अटलांटिक 10 में दूसरे स्थान पर और आईए में 11वें स्थान पर टीम का नेतृत्व किया। फुटबॉल कैरियर। 2006 के एनएफएल ड्राफ्ट में उनका चयन नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रायल खिलाड़ी के रूप में रूकी मिनी कैंप में भाग लेने के बाद उन्हें एक स्वतंत्र एजेंट के रूप में साइन किया गया। उन्हें 3 सितंबर 2006 को लायंस के 8 सदस्यीय अभ्यास दल में शामिल किया गया था। हालांकि उन्होंने 9 सितंबर को सिएटल सीहॉक्स के खिलाफ सीजन ओपनर में खेला था, लेकिन उन्हें 11 सितंबर को सक्रिय रोस्टर से हटा दिया गया था और कुछ ही समय बाद अभ्यास दल के साथ फिर से साइन किया गया। 15 अक्टूबर तक उन्हें सक्रिय रोस्टर में अपग्रेड कर दिया गया था और उन्होंने बफेलो बिल्स के खिलाफ अपना पहला स्टार्ट किया था। 30 अगस्त 2008 को अंतिम कट के दौरान एलिस को लायंस द्वारा हटा दिया गया था।
2008 के नियमित सत्र को फुटबॉल से बाहर बिताने के बाद एलिस को 31 दिसंबर 2008 को क्लीवलैंड ब्राउन्स द्वारा भविष्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। 26 जुलाई 2009 को उन्हें माफ कर दिया गया था। 3. अभिनय कैरियर 2010 के दशक में एलिस ने पॉवर, द मिस्ट्रीज ऑफ लॉरा, गोथम, द ब्लैकलिस्ट और NCIS सहित टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभानी शुरू की। 2019 में उन्हें BET कॉमेडी ड्रामा सीरीज सिस्टास में एक नियमित सीरीज के रूप में लिया गया। 4. एलिस ने 2019 से 2021 तक एक अन्य BET सीरीज बिगर में भी एक आवर्ती भूमिका निभाई और द इक्वलाइजर में अतिथि भूमिका निभाई। 2022 में वह एम्बर रिले और रेवेन गुडविन के साथ थ्रिलर फिल्म सिंगल ब्लैक फीमेल फॉर लाइफटाइम में दिखाई दिए। उस वर्ष भी एलिस ने ओपरा विनफ्रे नेटवर्क कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन फिल्म ए क्रिसमस फंबल में ईवा मार्सिले के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 7. सीरीज का प्रीमियर 2022 में हुआ। 2023 में उन्हें नेटफ्लिक्स रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस में क्रिस्टीना मिलियन के साथ कास्ट किया गया। 8. व्यक्तिगत जीवन उनकी शादी खादीन जोसेफ, जन्म 1983 से हुई है। साथ में उनके 4 बेटे हैं: जैक्सन कार्टर, जन्म 2011, कैरो शकूर, जन्म 2016, काज हेंड्रिक्स, जन्म 2017 और डकोटा मार्ले, जन्म 2021। देवले और खादीन का एक कॉमेडी से भरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम द एलिसिस है, जहां वे अपने पारिवारिक व्लॉग और स्किट दिखाते हैं। 2019 में उन्होंने साथ मिलकर डेड एस नाम से एक पॉडकास्ट बनाया जहां वे कहानियां, राय साझा करते हैं और प्यार, शादी और व्यवसाय पर सलाह देते हैं। वे लगातार यूट्यूब वीडियो जारी करते हैं जिनमें से लगभग हर एक को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जाता है। 18:35 वे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित बड़े पैमाने पर दौरा भी करते हैं। दिसंबर 2016 तक अनुमानित 40 से ज्यादा देशों में और बोन्स और पिच परफेक्ट 2, 2015 जैसे शो और फिल्मों में कैमियो कर चुके हैं और उनका अपना टेलीविजन शो ए पेंटाटोनिक्स क्रिसमस स्पेशल 2016। 34, 36, 37, 38 जून 2021 तक पेंटाटोनिक्स ने 11 एल्बम जारी किए हैं जिनमें से 10 बिलबोर्ड 200 पर टॉप 10 में पहुंचे। सभी ने 10 मिलियन एल्बम बेचे जिनमें 2 नंबर 1 एल्बम और 5 क्रिसमस संगीत शामिल है और बिलबोर्ड हॉट 100 में 4 गाने हैं और 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। 39, 8, 40, 41 उनकी 3 ग्रैमी जीत उनके लिए थी। फ्रांसीसी इलेक्ट्रॉनिक संगीत जोड़ी 2015 के लिए डफ्ट पंक मेडली श्रद्धांजलि, प्योत्र इलिच चिकोवस्की के डांस ऑफ द शुगर प्लम फेरी 2016 का संस्करण, डॉली पार्टन के साथ जोलेन सहयोग 2017। 37 अपने नियमित दौरों के अलावा। 40 उनका दैट्स क्रिसमस टू मी 2014 1962 के बाद से 2 या अधिक लोगों के समूह द्वारा सबसे अधिक चार्टिंग वाला क्रिसमस एल्बम है। 42 व्यक्तिगत सदस्यों को हाल के गानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्लासिक्स को कवर करने की प्रेरणा मिलती है। फिर यदि वे एक समूह के रूप में निर्णय लेते हैं कि यह एक अच्छा मेल है, तो वे एक व्यवस्था बनाते हैं। उनके मित्र बेन ब्रैम, जो उनके निर्माता भी है, उनके सहव्यवस्थापक है। 8, 9, 21 ग्रासी इलेक्ट्रॉनिक संगीत से प्रभावित है। उनके सपनों के गुरु और सबसे बड़ा प्रभाव इमोजेन हीप है। 21, 7 हालांकि वे अपने कवर और पुनः व्यवस्थित लोकप्रिय गानों के लिए जाने जाते हैं, बैंड ने अपना पहला एल्बम पेंटाटोनिक्स अक्टूबर 2015 में जारी किया और यह सभी मूल संगीत था। इसने पहली बार एक अकेपेला समूह का बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर शीर्ष एल्बम भी चिह्नित किया। 8, 43 उस वर्ष उनके बिक चुके उत्तरी अमेरिकी दौरे को फिल्म ऑन माई वे होम में प्रलेखित किया गया था। एक आम जनसांख्यिकी मध्यपश्चिमी और ईसाई है जो टिप्पणी करते हैं कि इस जोड़ी ने उन्हें अपने LGBTQ बच्चों को स्वीकार करने में मदद की है। 4 सुपर फ्रूट
स्कॉट होइंग और मिच ग्रासी चमकदार सूट पहने हुए एक दूसरे के सामने मंच पर गा रहे हैं। सुपरफ्रूट के स्कॉट होइंग बाय और मिच ग्रासी दाएं लॉस एंजल्स सीए में अपने पहले लाइव कॉन्सर्ट में। ग्रेसी और स्कॉट होइंग आजीवन मित्र, स्किट, कॉमेडी वीडियो और युगल गीत बनाकर यूट्यूब पर तेजी से लोकप्रिय हुए। सैकड़ों वीडियो देखने के बाद उन्होंने देखा कि संगीत वाले वीडियो सबसे ज्यादा पसंद किए गए, इसलिए उन्होंने सुपरफ्रूट बनाया। 19 उनके कुछ वायरल वीडियो में शामिल है फ्रोजन मेडली, अप्रैल 2016 तक 13 मिलियन से अधिक बार देखा गया। इवोल्यूशन ऑफ माइली साइरस 12.8 मिलियन और बेयोंसे एल्बम मेडली 12 मिलियन से अधिक के साथ। 45 होइंग के अनुसार सुपरफ्रूट मिच के यादृच्छिक दिमाग से आया था। 46 होइंग ने कहा, सुपरफ्रूट शुरू करने के साथ हमारा पहला नियम था, यह मनोरंजन के लिए है। यह स्वतंत्र होना है और जो हम करना चाहते हैं वह करना है। इसलिए आइए हम वो कहानियां लिखें जो हम लिखना चाहते हैं, आइए वो वीडियो बनाएं जो हम बनाना चाहते हैं, आइए हम इस पर सीमाएं न लगाएं और इसे इस तरह से परखने की इतनी परवाह न करें कि हमें लगता है कि यह कहाँ अधिक सफल हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए प्रशंसकों को यह इतना अच्छा लगता है। 47 पहला सुपरफ्रूट वीडियो 13 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। 48 जोरी की परियोजनाओं और दौरे के कार्यक्रमों की तुलना में पेंटाटोनिक्स को नेविगेट करना पंचक के नियम से सरल हो गया था कि बड़े समूहों की प्रतिबद्धताएं पहले आती है। 19 उन्होंने 2016 में इस परियोजना में मूल संगीत को शामिल करना शुरू किया। 47 सुपरफ्रूट का पहला ईपी फ्यूचर फ्रेंड्स पार्ट 1 जून 2017 में जारी किया गया था, भाग 2 सितंबर 2017 में। इसके बाद इसी नाम का एक पूर्ण लंबाई वाला एल्बम आया। 17 47 49 ईपी की अवधारणा यह है कि दोस्ती किसी भी रोमांटिक घटक से भी गहरी हो सकती है। 47 उन्होंने रोबोपॉप, जस्टिन ट्रेंटर और जॉन हिल सहित गीतकारों और निर्माता सहयोगियों के साथ लिखा और प्रत्येक गीत के लिए वीडियो का निर्माण किया। 47 एल्बम ने आलोचकों की प्रशंसा हासिल की और बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट पर 9वें स्थान पर पहुंच गया। 47 फ्यूचर फ्रेंड्स के लिए सुपरफ्रूट का पहला वीडियो इमेजिनरी पार्टीज इन स्टाइल द्वारा बोल्ड फैशन के लिए नोट किया गया था, जिसे उनके स्टाइलिस्ट कैंडिस मैकेंड्रूज ने उन्हें सुरक्षित करने में मदद की थी। 49 मैकेंड्रूज ने शुरुआत से ही पेंटाटोनिक्स के साथ भी काम किया है। 49 उन्होंने उच्च फैशन प्रेरणा और अपने लुक के लिए एक पॉप आर्ट दृष्टिकोण के साथ गुच्ची और बैलेंसियागा का उपयोग किया। 49 ग्रासी 90% महिलाओं के कपड़े पहनते हैं और अधिक स्त्रैण पक्ष को व्यक्त करने के लिए उत्साही है। उन्हें लगता है कि कपड़े लिंगरहित होते हैं। यह सब अभिव्यक्ति और भावना और इसकी कला के बारे में है। 49 मैकेंड्रूज ने साझा किया कि सुपरफ्रूट फिटिंग में प्रत्येक के लिए कपड़ों के 7 से 9 रैक होंगे। मेसर मिच ग्रासी 14 जनवरी 2023 को मोरक्कन लाउंज में मेसर के रूप में प्रदर्शन करते हुए। अप्रैल 2020 में पेपर ने घोषणा की कि ग्रेसी कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के दौरान क्लब क्वारंटीन जूम इवेंट में अपने एकल प्रोजेक्ट मेसर की शुरुआत करेंगे। 50 मेसर का यह प्रारंभिक ऑनलाइन आउटिंग डार्क टेक्नो ट्यून्स का एक डीजे सेट था। 11 लेकिन बाद में ग्रेसी ने उसी नाम से एकल संगीत जारी किया। अगले वर्ष मेसर को जिमी एडगर के चीता बैंड एल्बम के 12वें ट्रैक रेडी 2 DI में दिखाया गया। पिचफोर्क ने मेसर के गायन प्रदर्शन द्वारा ट्रैक को दिए गए उत्साहपूर्ण काउंटरवेट की प्रशंसा की। 51 अगस्त 2021 में ईपी रोजेज की रिलीज देखी गई। लेबल नाम श्विंगुंगेन के तहत स्वरिलीज रोजेज में 5 गाने हैं, जिनमें एकल। मिलियन ने ABC फैमिली चैनल के लिए स्नोग्लोब नामक क्रिसमस टेलीविजन फिल्म में लोरेन ब्रेको के साथ मुख्य किरदार निभाया था। 82
वह CW के नए शो 8 डेज ए वीक में ओलिविया के रूप में मारियो लोपेज के साथ एक प्रमुख किरदार निभाने वाली थीं। 83 लेकिन CW ने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण श्रृंखला को नहीं लेने का फैसला किया। 84 मिलियन की मैथ्यू मैककोनागी के साथ घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट में एक छोटी भूमिका थी। 85 और सीधे सीधे DVD फिल्म ब्रिंग इट ऑन फाइट टू द फिनिश में मुख्य भूमिका में अभिनय किया। 86 और वीडियो गेम नीड फॉर स्पीड अंडरकवर 2008 में मुख्य महिला पात्रों में से एक कार्मेन मेंडेज के रूप में। मिशेल कोबी माइकल ग्रासी, जन्म 24 जुलाई 1992, अर्लिंगटन, टेक्सास के एक अमेरिकी गायक है। अपनी ऊंची टेनर आवाज के लिए जाने जाने वाले ग्रासी 2 समूहों में एक संस्थापक कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान में एक कैपेला पंचक पेंटाटोनिक्स और पेंटाटोनिक्स बैंडमेट स्कॉट होइंग के साथ जोड़ी सुपरफ्रूट। 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर 2023 तक पेंटाटोनिक्स ने 11 एल्बम, जिनमें से 2 नंबर 1 रहे हैं, और 6 EP जारी किए हैं। बिलबोर्ड हॉट 100 में 5 गाने हैं और आधुनिक बाजार में मुख्यधारा की सफलता हासिल करने वाले पहले एक कैपेला समूह के रूप में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। 8-9 सितंबर 2023 तक सुपरफ्रूट के 10 अप्रैल 2020 में ग्रासी ने कोविड-19 महामारी के दौरान पेपर के क्लब क्वारंटीन जूम इवेंट में डार्क टेक्नो ट्यून्स की एक श्रृंखला का एक DJ सेट करते हुए एक एकल उपनाम मेसर की शुरुआत की। 11 मशीन को जुलाई 2021 में मेसर के डेब्यू सिंगल के रूप में रिलीज किया गया था। उसी महीने के अंत में एंजल स्प्रे के साथ मेसर का पहला EP रोजेज अगस्त 2021 में रिलीज हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्रासी का जन्म 24 जुलाई 1992 को अर्लिंगटन, टेक्सास में नेल ग्रासी, नी फेंटन और हॉर्नेल, न्यूयॉर्क के मूल निवासी माइकल ग्रासी के घर हुआ था। 12-7-13 वह आधे इतालवी और आधे स्कॉटिश, आयरिश और वेल्श वंश का मिश्रण है। 14 उनके माता-पिता एयरलाइन उद्योग में माइकल के करियर के लिए 1980 के दशक के मध्य में डलास फोर्ट वर्थ, टेक्सास क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। ग्रासी की एक बड़ी बहन है, जेसा, और उसे याद है कि जब वह बहुत छोटा था तब वह अपने माता-पिता के लिए उसके साथ घर पर बने विभिन्न प्रकार के शो में पॉप धुनों और क्रिसमस गीतों पर गाना गाता था। 15 उनके चाचा टोनी भी एक उच्च स्वर वाले थे और उनकी आवाज की रेंज अविश्वसनीय थी। 16 उन्होंने पेंटाटोनिक्स के एक अन्य सह-संस्थापक और जोड़ी सुपरफ्रूट में अपने साथी स्कॉट होइंग से मुलाकात की जब वे छोटे थे। 17 उन्होंने पेंटाटोनिक्स के एक अन्य संस्थापक किर्स्टिन माल्डोनाडो से भी मुलाकात की जब वे 9 या 10 साल के थे और वे दोनों संगीत थिएटर कर रहे थे। 15 ग्रासी और होइंग दोनों अर्लिंगटन में थिएटर कला में सक्रिय थे और उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्हें संगीत में एनी में कास्ट किया गया था। वे दोनों पियानो भी बजाते हैं। 17-18 वे एक साथ हंसते थे लेकिन तुरंत सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे। फिर उन्हें अलग कर दिया गया और 1.5 साल के लिए अलग अलग स्कूलों में भेज दिया गया और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में प्रदर्शन करते समय फिर से साथ आए। 17 हालांकि उस समय दोनों अभी भी गुप्त थे, उन्हें लगता है। 17 जब वह 14 वर्ष का था तो ग्रासी को पता था कि वह एक गायक और संगीतकार बनना चाहता है। मैं अपने द्वारा बनाए गए संगीत से दूसरों के जीवन को समृद्ध करना चाहता हूं क्योंकि संगीत ने मेरे लिए जीवन भर यही किया है। 7 जब ग्रेसी 17 वर्ष के थे तो वे लेडी गागा से प्रेरित हुए जब वे LGBTQ समुदाय का हिस्सा बनकर सामने आई और उनकी आत्म अभिव्यक्ति की भावना की प्रशंसा करते हैं। यह कुछ ऐसा था जो मैं हमेशा से करना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा से ही अजीब बच्चा रहा हूं। मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ होता था, मैं हमेशा कुछ कहना चाहता था और मैं हमेशा एक अलग व्यक्ति बनना चाहता था। 4 ग्रेसी ने अपने कलाउन्मुख मार्टिन हाई स्कूल में होइंग के साथ कुछ समय के लिए डेटिंग की। दोनों खुले तौर पर समलैंगिक हैं, वे सबसे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। 19-9-20 पेंटाटोनिक्स की शुरुआत एक तिकड़ी के रूप में हुई थी क्योंकि ग्रेसी
होइंग और माल्डोनाडो अपने हाई स्कूल करियर के अधिकांश समय में गायन मंडली में रहे थे। 21 ग्रेसी और माल्डोनाडो ने साथ में सामुदायिक थिएटर भी किया। 22 तीनों ने जल्दी ही लेडी गागा के 2010 के टेलीफोन का एक अपेला कवर तैयार किया, जिसमें बेयोंसे भी शामिल थीं, ताकि ग्ली के कलाकारों से मिलने के लिए एक स्थानीय रेडियो स्टेशन प्रतियोगिता में भाग लिया जा सके। 9 वे जीत नहीं पाए, लेकिन प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन करते रहे, जिससे उन्हें बदनामी मिली। 9 होइंग ने एक कैपेला कृतियों के लिए द सिंफ रियलिटी शो प्रतियोगिता के बारे में सुना। उन्होंने कॉलेज में एक बार इस शैली में रुचि विकसित की। 15 9 यह पहली बार था जब तीनों ने वास्तव में एक कैपेला को अपनाया। 15 शो के लिए समूहों में 5 या अधिक सदस्यों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने बास गायक एवी कपलान और गायक बीट बॉक्सर केविन ओलुसोला की भर्ती की। 24 ग्रेसी ने 2011 के द सिंग ऑफ के ऑडिशन के लिए हाई स्कूल स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी। 25 जीतने के बाद सभी रिकॉर्डिंग कलाकार करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 27 समूह का मुख्य लक्ष्य पहला आधुनिक मुख्यधारा का एक कैपेला समूह बनना था, जो उन्होंने किया है। 28 पेंटाटोनिक्स 2013 में ग्रेसी। पेंटाटोनिक्स एक पंचक एक कैपेला सामूहिक है, जिसमें उनके अधिकांश गाने कवर है और उनकी अधिकांश सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरे से आती है। 29 उन्होंने 2011 में एनबीसी के एक कैपेला रियलिटी शो द सिंफ में प्रतिस्पर्धा करके अमेरिका में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसे उन्होंने जीता। 19 समूह को एक रिकॉर्ड लेबल मिला, जिसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनके दर्शक बहुत आला थे। एल्बम या कॉन्सर्ट टिकट बेचने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन ग्रासी को लगा कि यह अंततः फायदेमंद था, क्योंकि 2012 के अंत में पेंटाटोनिक्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक आधार का निर्माण करते हुए यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया। 30 पेंटाटोनिक्स ने जून 2012। 24 उन्होंने गोटी के समबडी दैट आई यूज्ड टू नो 2011, साई के गंगनम स्टाइल 2012 और फन के वी आर यंग 2011 जैसे पॉप 40 हिट के कवर रिकॉर्ड किए। 31 उनका बड़ा वीडियो हिट नवंबर 2013 का वीडियो था, जिसमें डेफ्ट पंक गानों का मिश्रण था। इसके रिलीज के पहले हफ्ते में इसे 10 मिलियन बार देखा गया और यह 150 मिलियन से अधिक बार देखा गया। जनवरी 2020 तक इसे 320 मिलियन से अधिक बार देखा गया। 32 मार्च 2015 तक उनके पास 7.6 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, जो अक्टूबर 2019 तक बढ़कर 17 मिलियन हो गए, 3 बिलियन से अधिक वीडियो व्यू के साथ। 29 फरवरी 2020 तक उनके पास 4.4 बिलियन से अधिक व्यूज थे। इंस्टाग्राम पर भी उनके 2 मिलियन और फेसबुक पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स है। मशीन और एंजल स्प्रे शामिल है। 52 4 ट्रैक एलेक्स मैक्स हर्शेनो के साथ सहलिखित और सहनिर्मित थे, जबकि शीर्षक ट्रैक को मुना के नाओमी मैकफसन के साथ सहलिखित और निर्मित किया गया था। 53 प्लानिंगटोरॉक द्वारा बॉय इन द पिक्चर्स रोजेज का तीसरा ट्रैक का रीमिक्स 25 अक्टूबर 2021 को बी-साइड लव सप्लाई के साथ रिलीज किया गया, जो मेसर का एक मूल गीत है जिसे जेंडर रशी के साथ सहलिखा गया था। 2022 का एकल लेदर फिर से ऑस्टिन मैसेडो के साथ रशी के साथ सहलिखित फ्रंटव्यू मैगजीन द्वारा मेसर की पिछली रिलीज से प्रस्थान के रूप में हाईलाइट किया गया था, जो अधिक कामुक और R&B प्रेरित ध्वनि की ओर बढ़ रहा था। 14 जनवरी 2023 को मेसर ने एले के मोरक्कन लाउंज में अपना पहला लाइव शो किया। 55 यह कॉन्सर्ट मूल रूप से अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बीमारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 56 सार्वजनिक उपस्थिति ग्रेसी को मंच पर काले कपड़े पहने, एक हाथ फैलाए तथा दूसरे हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए दिखाया गया। ग्रेसी सितंबर 2022 में हॉलीवुड बाउल में
पेंटाटोनिक्स के साथ प्रदर्शन करते हुए। ग्रासी को फैशन के मामले में आगे रहने वाले और साहसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्हें लगता है कि स्वाभिव्यक्ति, विशेष रूप से फैशन के माध्यम से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4. वह बताते हैं कि उन्हें कला, फैशन और संगीत में पूरी तरह से अवांट-गार्ड रुचि है और एक ही समय में व्यवसाय और प्रशंसक आधार का सम्मान करने के लिए पेंटाटोनिक्स के साथ द्वंद्व है। 4. वह 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत से प्रेरित है और बेल्जियम के फैशन डिजाइनर मार्टिन मार्जिला और बैलेंसियागा और वेटेमेंट्स के डिजाइनर और क्रिएटिव डायरेक्टर डेमना ग्वासलिया में रुचि रखते हैं। 4. वह लिंग अभिव्यक्ति के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि ड्रेस और हील्स पहनकर। 57. व्यक्तिगत जीवन। ग्रेसी खुले तौर पर समलैंगिक है। हमारे पाठकों ने उन्हें 2017 में एडम लैम्बर्ट के बाद दूसरा सबसे योग्य समलैंगिक कुंवारा चुना। 58. 2016 तक ग्रेसी हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो दोस्तों इसे इंटरनेशनल एक तरह से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा 6 नवंबर 2024 को, और साथ ही साथ ये हमें एक तरह से हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को मिल रही है। आप इसे इंडिया के अंदर हिंदी में भी इसे देख पाओगे। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।